समुद्री जलधारा की बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे, हमेशा ध्यान दो इस बात को। आज हम बात करेंगे एल नीनो और ला नीना। एल नीनो की बात करें, इसको ध्यान से समझना है इस बात को। एल नीनो, एल नीनो की यदि बात की जाए तो ये जो एल नीनो है एक गर्म जलधारा है। एल नीनो, एल नीनो ये गर्म जलधारा है। ये दूसरी चीज, ये एल नीनो है पेरू के पश्चिमी तट से उत्पन्न होती है। तट से प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। हमेशा ध्यान दो, ये जो एल नीनो है, एल नीनो पेरू कहां है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पेरू स्थित है, तो पेरू के पश्चिमी तट से प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है एल नीनो। पूरी बात ध्यान दो। देखो आप, ये जो एल नीनो है यह एक गर्म जलधारा है और यह पेरू के पश्चिमी तट से यह प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है एल नीनो। अब ध्यान देना इस बात को। एल नीनो की बात की जाए तो हमेशा ध्यान देना इस बात को, ये जो एल नीनो है, एल नीनो यह प्रशांत की बात करें, सबसे चीज 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होती है। या 25 दिसंबर के आसपास होती है, इसलिए इसे क्राइस्ट शिशु कहते हैं। हमेशा ध्यान दो, यह 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होती है, इसलिए इसे क्राइस्ट शिशु, मतलब ईसा मसीह का शिशु पुत्र कहा जाता है। इसे क्राइस्ट शिशु कहते हैं इसे हमेशा। या इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, हमेशा ध्यान दें, 3 अंश दक्षिणी अक्षांश से 18 अंश दक्षिणी, हमेशा ध्यान दो, 3 अंश दक्षिणी अक्षांश से 18 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह जब भी उत्पन्न होती है 3 अंश दक्षिणी अक्षांश से 18 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच उत्पन्न होती है एल नीनो। अब हम एल नीनो की यदि बात करें, यह बात हमेशा ध्यान देना इस बात को, पूरी बात ध्यान देना इस बात को। यह 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होती है, इसलिए इसे क्राइस्ट शिशु कहते हैं। 3 अंश दक्षिणी अक्षांश से लेकर 18 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच यह मूव करती है यह एल नीनो। अब एक प्रश्न, जब एल नीनो उत्पन्न होती है, हमेशा ध्यान दो, यह जब भी उत्पन्न होगी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है यह, और पेरू के पश्चिमी तट से उत्पन्न होती है, अर्थात अटलांटिक महासागर में यह उत्पन्न होती ही नहीं। अब सोचो जरा, एल नीनो जब उत्पन्न होती है तो होता क्या है? क्योंकि गर्म जलधारा है, तो होता क्या है? इसके सक्रिय होने का परिणाम क्या होता है? इसके सक्रिय होने के कारण क्या होता है? हमेशा ध्यान दो, प्रशांत महासागर की, पूरी बात ध्यान देने इस बात को,
ये एल नीनो की बात करें हम लोग, ये इक्वेटर के दक्षिण में और मकर रेखा के पास विशेष रूप से उत्पन्न होती है या ये चलती है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। इसके सक्रिय होने के कारण क्या होता है, ये जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर इक्वेटर के पास पूर्वी तट पर होता क्या है, वर्षा अत्यधिक होती है क्योंकि वाष्पीकरण ज्यादा होता है। लेकिन यह जब सक्रिय होता है तो दो चीज होती है, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर विषुवत रेखा के पास, विषुवत के आसपास पूर्वी तट पर घनघोर वर्षा होती है। हमेशा ध्यान दो, इसके सक्रिय होने के कारण घनघोर वर्षा होती, क्योंकि एल नीनो के कारण ताप बढ़ जाता है। परिणामतः वाष्पीकरण ज्यादा होने से आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है। लेकिन पहली चीज, दूसरी बात करें हम, होता क्या है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर सूखा पड़ता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह जो प्रशांत महासागर है, जब एल नीनो सक्रिय होगा तो प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर विषुवत रेखा के आसपास घनघोर वर्षा होती है, क्योंकि एल नीनो के कारण ताप बढ़ जाता है। परिणामतः वाष्पीकरण ज्यादा होने से आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है। किंतु दूसरी तरफ क्या होता है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर सूखा पड़ जाता है। हमेशा ध्यान दो, ये जब एल नीनो सक्रिय होता है, एल नीनो तो एल नीनो को क्या कहते हैं, जैविक सर्वविनाशी कहा जाता है इसे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम बात करें नंबर सी, पूरी बात ध्यान देना। ये जब एल नीनो की बात करते हैं तो बड़ा सा मुद्दा यह है कि सक्रिय होने के कारण दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के आसपास के पास समुद्र में हमेशा जैविक विनाश बड़े पैमाने पर होता है। क्योंकि पेरू की ठंडी जलधारा के कारण पोषक तत्व जो पोषक तत्व ऊपर आते हैं, एल नीनो के कारण यह प्रक्रिया रुक जाती है। परिणामतः मछलियां
दूसरी स्थान पर चली जाती हैं। मछलियां दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। तथा अनेक जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसके कारण क्या होता है? जैविक सर्व विनाशी कहा जाता है। आप ध्यान से समझो इस बात को। देखो होता क्या है, कैसे कार्यक्रम चलता है ये एल नीनो के कारण। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास समुद्र में जैविक विनाश बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि पेरू की ठंडी जलधारा के कारण जो न्यूट्रिशन ऊपर आते हैं, एल नीनो के कारण यह प्रक्रिया रुक जाती है। परिणामतः मछलियां दूसरे स्थान पर चली जाती हैं तथा अनेक जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसे कहा जाता है जैविक सर्वविनाशी कहा जाता है एल नीनो को। आखिर एल नीनो को जैविक सर्वविनाशी क्यों कहा जाता है? ध्यान से सुनो इस बात को। देखो होता क्या है, अब आपसे यह पूछा जाएगा किस जलधारा को जैविक सर्वविनाशी कहा जाता है? एल नीनो। एल नीनो को जैविक सर्वविनाशी कहा जाता है। अब एक चीज सोचो जरा, देखो आप, यद्यपि इसको लेकर अलग अलग मत हैं, हमेशा ध्यान दो इस बात को, कैसे यह प्रभाव डालता है। देखो आप, ये कहा जाए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये सोचो आप, ये आपका चिली है, ये आपका पेरू है, ये जो देश है ये पेरू है, और ये जो देश है वह चिली है। पूरी बात ध्यान दो, ये आपका इक्वेटर है और ये आपकी मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा, और ये आपकी मकर रेखा है। इस मैप में देखो आप, ये महासागर है, मान लिया जाए ये पूरा महासागर है, मान लो ये पूरा महासागर है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को, ये महासागर है। इस मैप में देखो आप, ये महासागर है, ये पेरू की ठंडी जलधारा यूं चल रही है, ये पेरू की ठंडी जलधारा है। जब पेरू की ठंडी जलधारा जब चलती है ना, तो नीचे से क्या होता है, ये तलहटी है, नीचे से क्या होता है, ये जो ठंडी जलधारा जब चलती है तो ये ठंडी जलधारा है। ये जब ठंडी जलधारा चलती है तो नीचे से क्या होता है, ये न्यूट्रिशन आते हैं, ये न्यूट्रिशन आते हैं, ये न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है। अब सोचो, और ये क्या है, पेरू की ठंडी धारा है। पूरी बात ध्यान देना, ये न्यूट्रिशन आते हैं। और जब न्यूट्रिशन आते हैं तो होता क्या है, पूरी बात ध्यान दो इस बात को, तो होता क्या है, इस न्यूट्रिशन को विविध जीव जंतु खाते हैं।
जैसे पेरू के तट के पास बड़े पैमाने पर मत्स्यन होता है, यहां बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़ी जाती हैं, यहां पे बड़े पैमाने में मछलियां पकड़ी जाती हैं। रीजन क्या है कि पेरू के ठंडी जलधारा के कारण एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया संपन्न होती है, और वो न्यूट्रिशन क्या होता है, यह न्यूट्रिशन नीचे से ऊपर जाता है। जब ये न्यूट्रिशन ऊपर आ जाता है तो उस न्यूट्रिशन को खाती है मछलियां। बहुत सारे प्लैंकटन होते हैं, प्लैंकटन जो मछलियों का मुख्य खाद्य पदार्थ है। इसलिए इस पेरू के तट के पास जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है। लेकिन मान लिया जाए यहां एल नीनो उत्पन्न हो गया, तो पूरी बात ध्यान दो, जब यहां एल नीनो उत्पन्न होगा, यह तो नॉर्मल प्रक्रिया है। जब एल नीनो उत्पन्न होता है, एल नीनो, तो होता क्या है, यह जो प्रोसेस चल रही है कि न्यूट्रिशन नीचे से ऊपर जा रहा है, न्यूट्रिशन, यह प्रोसेस रुक जाता है। ये आज जब प्रोसेस रुक जाएगा तो ऊपर जल के ऊपर न्यूट्रिशन की मात्रा खत्म हो जाएगी। आज जब न्यूट्रिशन समाप्त हो जाएगा तो मछलियों को या अनेक जीव जंतुओं को खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाएगा, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। परिणाम क्या होता है, ये मछलियां कहीं और शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि सभी को जीवित रहने के लिए भोजन तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो, ये पूरी की पूरी मछलियां कहीं और शिफ्ट हो जाती हैं, और जितने भी छोटे जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं। इसे कहा जाता है एल नीनो क्या करता है, एल नीनो के कारण इस पेरू के तट के पास घनघोर बारिश होती है, लेकिन बड़े पैमाने पर जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। आप सोचो, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका इन मछलियों पर निर्भर होती है। और जब एल नीनो आता है, एल नीनो के कारण ये जब मछलियां जब कहीं और शिफ्ट हो जाएंगी या जीव जंतु मरने लगते हैं, तो इनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए एल नीनो को बेशक यहां वर्षा तो होगी, लेकिन बड़े पैमाने पर जीवों का क्या होगा, विनाश हो जाएगा, मछलियां नष्ट हो जाती हैं। रीजन ये है कि ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस रुक जाता है। ये समझ वाली बात है, ये तुरंत प्रोसेस क्या होगा, रुक जाएगा एल नीनो के कारण, और मछलियां कहीं और शिफ्ट हो जाती है। अब एक चीज सोचो, प्रश्न ये उठा कि भारतीय महाद्वीप इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पूरी बात ध्यान दो इस बात को, कैसे हम बात करें, हमेशा इसको समझो, ये होता कैसे है। ये इक्वेटर है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। यह आपकी मकर रेखा है, यह आपकी ऑस्ट्रेलिया है। और यह आपका भारत है, यह पूरा हिंद महासागर है। क्लियर? इस मैप में देखो आप, यह मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, इस मैप को ध्यान दो, इस बात को। आखिर एल नीनो जो क्या होता है, 4 या 5 साल पर सक्रिय होता है। आखिर ऐसा क्यों, ये 4-5 साल पर ही सक्रिय क्यों होता है? देखो रीजन क्या होता है, ध्यान सुनो, रीजन क्या होता है। सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो यहां के जल का ताप बढ़ जाता है, वो गर्म जल एकत्रित होता रहता है। जब सूर्य सीधे इक्वेटर पर आता है तो फिर उत्तरी गोलार्ध की हवाएं किधर चलती है, अपने बाएं ओर घूम जाती है, सारी राइट मुफ्त करती हैं उत्तरी गोलार्ध की हवाएं।
तो यहां जो गर्म जल एकजुट हुआ वो इक्वेटर पर आ जाएगा। लेकिन जब सूर्य मकर रेखा पर जाएगा तो पूरा गर्म जल क्या करेगा, मकर रेखा की ओर मुड़ जाएगा। और जब मकर रेखा की ओर मुड़ गया तो पूरी बात ध्यान देने इस बात को, अब ये सारा पूरा जल इक्वेटर को पार करके दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाएगा हमेशा। अब सोचो जरा, जो दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश किया तो तुरंत किधर मूव कर जाएगा, अपने लेफ्ट। अब ये जब सूर्य यहां चमकेगा, यहां जब चमकेगा सूर्य, मान लिया जाए दिसंबर में के महीने में, ये आपकी मकर रेखा है, महीने में यहां चमकेगा तो पूरा जल क्या होगा, अब मकर रेखा की ओर शिफ्ट करेगा। ये मकर रेखा की ओर शिफ्ट कर गया। अब एक चीज सोचो जरा, ये जो जल है ये मकर रेखा की ओर शिफ्ट कर रहा है, पर इधर से क्या हो रहा है, ये गर्म है, इधर से क्या हो रहा है, एक ठंडी जलधारा जा रही है। आप सोचो, ये जो ठंडी जलधारा है इसे कहते हैं पेरू की ठंडी धारा, पेरू की ठंडी जलधारा। ये जो धारा आ रही है इसे कहते हैं विपरीत पेरू की गर्म जलधारा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये विपरीत होगी। पूरी बात ध्यान देना, जब सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा था तो यह तापमान बहुत ज्यादा था। जब सूर्य इक्वेटर पर चमकता है तो ये गर्म जल क्या होगा, इक्वेटर पर आ जाएगा। इनका डायरेक्शन देखो, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है, स्वाभाविक है अपने राइट मतलब दाएं मूव करेंगी, घूम जाएंगी। अब पूरा जल इक्वेटर पे एकत्रित हो गया, लेकिन जब सूर्य मकर रेखा पर जाएगा तो ये जल इक्वेटर को पार करेंगी। अब ये जलधारा का रूप ले चुकी है ये, और जो दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी अपने लेफ्ट में मुड़ जाएंगी। लेफ्ट मतलब बाएं। अब ये बाएं मुड़ गए, देखो ये मेरा बायां है, ये मेरा राइट है, ये लेफ्ट है, ये मुड़ गई है। जब आपको लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन हो तो अपने आप को दिशा में खड़ा कर लो। बचपन को याद रखो, सूर्य पूर्व में निकलता है और दिशा का भ्रम पैदा हो तो जिधर सूर्य उधर मुंह कर लो, पूरब, आपके पीठ पीछे पश्चिम, यही तो कहा जाता था। यह भी वही चीज है। अब देखो, अब ये क्या हो रहा है, ये इसको पार करेंगे। जब ये कीटर को पार करेंगे सीधे चली जाएगी कहां पर, मकर रेखा पर आ जाएंगे। अब देखो, ये पेरू की ठंडी जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। ये पेरू की ठंडी जलधारा के विपरीत चल रही है, इसलिए विपरीत पेरू की गर्म जलधारा कहते हैं। आप सोचो, आप मैंने जब ये जलधारा चलती है ना तो हमेशा ध्यान दो, पेरू की ठंडी जलधारा के कारण जो न्यूट्रिशन समुद्र के तलहटी से ऊपर आ रहा था, न्यूट्रिशन पोषक तत्व समुद्र की तलहटी से जो ऊपर आ रहा था वो प्रोसेस रुक जाएगा और बड़े पैमाने पर मछलियां मर जाएंगी या कहीं और शिफ्ट हो जाएंगी। अब सोचो जरा, अब क्या होगा, ये इक्वेटर पे क्या होता है, सूर्य इक्वेटर पे सूर्य कब चमकता है, दिसंबर में 22 दिसंबर को सूर्य चमकता है। आप हमेशा ध्यान दो, जब ये पूरा जल इक्वेटर पर आ गया तो यहां के जल का ताप बढ़ जाएगा, और जब बढ़ गया तो इसे कहते हैं समुद्र का बुखार कहते हैं। हमेशा ध्यान दो, इसका मतलब ये दिसंबर के अंत में, हमेशा ध्यान दो, दिसंबर के महीने में सूर्य के मकर रेखा पर चमकने के कारण गर्म जल मकर रेखा के पास एकत्रित हो जाता है।
सूर्य के मकर रेखा पर चमकने के कारण गर्म जल मकर रेखा के पास एकत्र हो जाता है। हमेशा ध्यान इस बात को, पास वह एकत्र हो जाता है। अब होगा क्या इसमें? मकर रेखा के पास एकत्र हो जाता है, जिससे समुद्र के जल का ताप बढ़ जाता है। इसे समुद्र का बुखार कहा जाता है। इसे कहते हैं समुद्र का बुखार, कि समुद्र को फीवर हो गया। द फीवर ऑफ सी कहते हैं इसे। ये पूरा का पूरा गर्म जल इक्वेटर पे एकजुट हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा, जिसे कहते हैं समुद्र का बुखार कहते हैं इसे। आप सोचो जरा, आप पूरी बात, ये बात दिसंबर का महीना है मकर रेखा के पास। अब होगा क्या? अब सूर्य सीधे मकर रेखा से किधर जाएगा? इक्वेटर की ओर जाएगा। और जब सूर्य मकर रेखा से इक्वेटर की ओर जाता है तो ये जो पूरा जल एकजुट हुआ, ये एक जलधारा का रूप ले लेगा। ये जलधारा का रूप ले लिया। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब सूर्य कहां चमकने लगा? अब जा रहा है इक्वेटर पे या कर्क रेखा की ओर जा रहा है। जब कर्क रेखा की ओर जा रहा है तो जो विशाल जल या एकत्र हुआ था, अभी किधर शिफ्ट होगा? उत्तर की ओर शिफ्ट होगा। अब तो इनकी दिशा क्या होगी? दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जल धाराएं, पूरा जल धाराएं सीधे अपने लेफ्ट घूम जाएंगी। अब ये पूरा लेफ्ट घूम गई। अब सोचो, लेफ्ट घूम गई। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये लेफ्ट घूम गई, ये लेफ्ट घूम गई। ये क्या होगी? ये हिंद महासागर में प्रवेश कर जाती है। इसे ही कहते हैं एल नीनो। आप सोचो, हिंद महासागर में प्रवेश कर गई, में प्रवेश करने के कारण होता क्या है? हिंद महासागर में प्रवेश करने के कारण हमेशा ध्यान दो इस बात को, होता क्या है? समुद्र के जल का ताप बढ़ जाता है। जिससे हिंद महासागर में हमेशा दाब कम हो जाता, प्रेशर। परिणामतः मानसून कमजोर हो जाता है। एल नीनो। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसका मैं कई स्टेज बना रहा हूं आपको, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड स्टेज। पूरी बात, हिंद महासागर में प्रवेश करने के कारण समुद्र के जल का ताप बढ़ जाता है हिंद महासागर में। और जब हिंद महासागर में जल का ताप बढ़ जाएगा तो वहां लो प्रेशर का बेल्ट बन जाएगा, दाब कम हो जाएगा। परिणामतः जो दाब कम हुआ, हमारा जो मानसून है वह कमजोर हो जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। वो सीधे मानसून क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। देखो होता क्या इसमें। अब मानसून यदि कमजोर हुआ तो भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा क्या हो जाएगी? कम होगी। मानसून के कमजोर होने से भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कम होगी। ये है आपका एल नीनो। अब मैं एल नीनो का कुछ चीज बता रहा हूं मैं। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। यही है आपका एल नीनो। समझ वाली बात है। अब एल नीनो का स्टेज देखो आप।
एल नीनो का स्टेज देखो आप। जैसे मैं फर्स्ट स्टेज बना रहा हूं, मैं फर्स्ट स्टेज एल नीनो का। दक्षिणी अमेरिका, ये इक्वेटर है, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है। 0 अंश अक्षांश कर्क रेखा और मकर रेखा की बात करें, सूर्य चमक रहा है यहां पर। हमेशा सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, तो फर्स्ट स्टेज क्या होगा? हमेशा चमकता है तो स्वाभाविक है, कर्क रेखा पर क्या होगा? यह जल गर्म होता चला जाएगा। जल का गर्म होना, यह फर्स्ट स्टेज है। यह फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज क्या होगा? सेकेंड स्टेज देखो आप, हम बात करें अब सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होगा? इसी मैप में देखो आप। अब सूर्य चमक रहा है विषुवत रेखा पर, चमक रहा है मान लो, और यह आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। तो ये जो जब सूर्य चमकेगा, यहां का गर्म जल क्या होगा? आगे प्रवाहित होगा। ये सेकेंड स्टेज है। अब सूर्य इक्वेटर पर चमकता है, तो पूरा जो गर्म जल है अब यहां आ गया। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह भूगोलवेताओं का मत है। कुछ भूगोलवेताओं का यह मत है कि एल नीनो कैसे उत्पन्न होता है। बस फैक्चुअल चीजों में बातें कर चुके हैं। थर्ड जो स्टेज होता है, थर्ड स्टेज क्या है? अब थर्ड स्टेज की हम बात करें, होता क्या है? सूर्य मकर रेखा पर चमक रहा है, तो ये जो जल है अब ये किधर घूम जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में मूव कर जाए। और जब दक्षिणी गोलार्ध में मूव करेगा तो क्या होगा? इसे ही कहते हैं विपरीत पेरू की धारा। और ये ठंडी जलधारा तो है ही पेरू की। ये पूरा जताप यहां आ जाएगा, तब इसे कहते हैं समुद्र का बुखार कहते हैं। ये थर्ड स्टेज है। फोर्थ स्टेज क्या होगा? फोर्थ स्टेज की बात करें हम लोग, अब इनकी स्थिति चेंज हो जाएगी। अब देखो, फोर्थ स्टेज की यदि बात की जाए, दक्षिणी अमेरिका, ये इक्वेटर है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ये मकर रेखा है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब सूर्य क्या होगा? सूर्य क्या होगा? मकर रेखा से मूव कर रहा है इक्वेटर की तरफ। सूर्य मकर रेखा से विषुवत रेखा की ओर जा रहा है। अब क्या होगा? ये पूरे जल जो है अब यूं चलेगी। ये यही है जाके एल नीनो।
एलिनो का उल्टा होता ला नीना, और ला नीना के कारण क्या होता है? मानसून सही रहता है। एलिनो के कारण क्या होता है? हमेशा ध्यान दो, जब एलिनो के कारण भयंकर गर्मी पड़ती है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार इंडोनेशिया के जंगलों में जो आग लगी है, इंडोनेशिया के जंगलों में जो आग लगी है, उसका मूल कारण एल नीनो है। क्लियर? एल नीनो का उल्टा है ला नीना। ला नीना, ला नीना। ला नीना क्या होता है? यह ठंडी जलधारा है। एल नीनो का विपरीत है ला नीना के कारण वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यह है एल नीनो और ला नीना। अब हम बात करेंगे प्रवाल चट्टाने। प्रवाल चट्टानों की यदि बात करें हम लोग, ये तो जलधारा हो गई। अब हम प्रवाल चट्टानों की बात करें। कोरल रीफ की बात की जाए, कोरल रीफ, रीफ, कोरल रीफ, प्रवाल चट्टान। ये प्रवाल चट्टान होती क्या है? ध्यान से सुनो इस बात को। ये होती क्या है और किस रूप में प्रवाल चट्टानें काम करती हैं? ये जो प्रवाल चट्टाने का निर्माण होता है, हमेशा ध्यान दो, पोलिप नामक जीव अस्थि पंजर की एक के ऊपर जमा होने से होता है। इसका मतलब यह है, ये जो प्रवाल चट्टाने पोलिप नामक जीव के अस्थि पंजर के एक के ऊपर जमा होने से होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पोलिप नामक जीव है, मूंगे की चट्टाने। होता क्या है? देखो आप कैसे स्थिति होती है। ये जमा हुआ, इसके ऊपर लगातार जमा होती चली जाएगी, ये जमा होती चली जाएंगे। अस्थि पंजर, ये मरते हैं, ये समूह में रहते हैं। हमेशा ये समूह में रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर जमा होते चले जाते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, ये मर गई, जमा हो गई, दूसरी इसके ऊपर जमा हो जाएगी, फिर उसके ऊपर जमा होगी, अस्थि पंजर जमा होता चला जाएगा। अक्सर देखो आप, अंत में एक दीवार खड़ी हो जाती है जो कभी कभी समुद्र के तल के बाहर निकल जाती है। ये अस्थि पंजर, ये इसका निर्माण। प्रवाल चट्टानों की बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को, इनका निर्माण समुद्र तट के पास होता है। निर्माण की शर्त क्या है इनकी? जब निर्माण की शर्त की बात करेंगे, शर्त क्या है? पहली शर्त, जल का ताप 20 से 30 डिग्री होना जरूरी है। ताप 20 से लेकर 30 अंश सेल्सियस होना चाहिए। चूंकि यह ताप हमेशा कर को मखे रखे देखा कि बीज उत्पन्न होता है।
कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच होता है, इसलिए प्रवाल चट्टानों का विकास हमेशा प्रवाल चट्टानों का विकास कर्क और मकर रेखा के बीच होता है। हमेशा ध्यान दो, जब भी इनका विकास होगा कर्क और मकर रेखा के बीच होता है। पहली शर्त। हम प्रवाल चट्टानों की बात करें तो हम दूसरी चीज बात करें, इनके शर्त की यदि बात की जाए, पहली शर्त देखो, शर्त क्या है। हम दूसरी शर्त की बात करें, ये महाद्वीप के पूर्वी तट पर ही इनका विकास होता है। तट के पास विकास होता है क्योंकि महाद्वीप के पूर्वी तट के पास गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। हमेशा ध्यान दो, महाद्वीप के पूर्वी तट के पास विकास होता है क्योंकि महाद्वीप के पूर्वी तट के पास गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। हमेशा ध्यान दो, महाद्वीप के पश्चिमी तट पर के पास इनका विकास नहीं होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, महाद्वीप के पश्चिमी तट के पास इनका विकास नहीं होता है क्योंकि, एक चीज ध्यान देना इस बात को, देखना, हमेशा ध्यान दो, इनका विकास नहीं होता क्योंकि ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, हमेशा ध्यान दो, महाद्वीप के पूर्वी तट के पास विकास होता है क्योंकि महाद्वीप के पूर्वी तट के पास गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। और ध्यान देना, जहां गर्म जलधारा प्रवाहित होगी वहां का ताप 20 से 30 डिग्री के आसपास बना रहेगा। महाद्वीप के पश्चिमी तट पर इनका विकास नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि महाद्वीप के पश्चिमी तट के पास ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है और जहां ठंडी जलधारा प्रवाहित होगी वहां का ताप 20 से 30 डिग्री नहीं रहेगा। हमेशा भारत के दोनों ओर प्रवाल चट्टानों का विकास हुआ है क्योंकि और गर्म जलधारा पूरी बात ध्यान देना, भारत के दोनों ओर प्रवाल चट्टानों का विकास हुआ है क्योंकि दोनों ओर गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। याद है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून अपवाह और उत्तरी पूर्वी मानसून हम अपवाह की बात करें। एक चीज हमेशा ध्यान देना इस बात को, अब देखो ध्यान से,
इनका जो दूसरा रीजन ये है, महाद्वीप के पूर्वी तट के पास विकास होता है। और महाद्वीप का पूर्वी तट का अर्थ होता है महासागर का पश्चिमी भाग। याद रखना, महाद्वीप का पूर्वी तट महासागर का पश्चिमी भाग होता है, ठीक है। और महाद्वीप का पश्चिमी तट महासागर का पूर्वी भाग होता है। हम तीसरी चीज बात करें, हमेशा देखो आप नंबर 3 की बात करें, 45 से लेकर 55 मीटर की गहराई तक प्रवाल चट्टानों का विकास होता है, क्योंकि इतनी गहराई तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। हमेशा ध्यान दो, 45 से लेकर 55 मीटर की गहराई तक प्रवाल चट्टानों का विकास होता है। 45 से लेकर 55 मीटर की गहराई तक प्रवाल चट्टानों का विकास होता है, क्योंकि इतनी गहराई तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, इतनी गहराई तक ही सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है। इसे देखा जाए, इनका विकास हमेशा 45 से लेकर 55 मीटर के बीच होता है। हम नंबर 4 की बात करें, देखो क्या क्या रीजन है। प्रवाल चट्टानों का विकास समुद्र की ओर होता है। क्योंकि समुद्र की ओर, हमेशा ध्यान दो, खाद्य आपूर्ति होती है। इनका विकास हमेशा समुद्र की ओर होता है, क्योंकि समुद्र की ओर खाद्य आपूर्ति, क्योंकि पोलिप नामक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन तो चाहिए, और समुद्र की ओर इनको भोजन मिलता है, इसलिए इनका विकास हमेशा समुद्र की ओर होता है। हमेशा ध्यान, हम 5वीं चीज बात करें, 5वीं बात देखो आप, खारे समुद्री जल में इनका विकास नहीं हो पाता। हमेशा अधिक लवणता युक्त जल में नहीं होता, क्योंकि अधिक लवणता युक्त जल में कार्बोनेट की कमी होती है। हमेशा अधिक लवणता युक्त जल में इनका विकास नहीं होता है, क्योंकि इनको अपने विकास करने के लिए कार्बोनेट चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट। इनकी जो पूरी खोल होती है, अस्थि पंजर, जैसे कछुआ देखा होगा आपने सीप को देखा होगा, सीप की जो खोल होती है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। हमेशा तो अधिक लवणता जल में कार्बोनेट की या चूने की कमी होती है। इनका मुख्य खाद्य पदार्थ क्या है? चूना। अगली चीज देखो आप, नदियों के मुहाने पे इनका विकास नहीं हो पाता। नदियों के मुहाने पर
क्योंकि से आने वाले अवसाद पोलिप जीव के मुंह में फंस जाते हैं, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। पूरी बात ध्यान दो, नदियों के मुहाने में इनका विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि नदियों से आने वाले अवसाद पोलिप जीव के मुंह में फंस जाते हैं, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, बंद महासागरों में भी विकास नहीं हो पाता है। हम बात करें बंद महासागरों में इनका विकास नहीं हो पाता है। अगली चीज देखो आप, में इनका विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि बंद महासागर में समुद्री जलधारा नहीं चलती। जिससे पोषक तत्व की आपूर्ति नहीं हो पाती है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। जैसे मैंने कहा, भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी में इनका विकास नहीं होता है, क्योंकि बंद महासागर में जैसे कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर में इनका विकास नहीं होता। क्योंकि जो बंद महासागर है, जैसे भूमध्य सागर, लाल सागर में विकास क्यों नहीं पाता, कैस्पियन सागर में विकास क्यों नहीं हो पाता? हमेशा ध्यान दें इस बात को, क्योंकि वहां समुद्री जलधारा नहीं चलती है, जिसे पोषक तत्व की आपूर्ति नहीं हो पाती। इन्हें न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए, और न्यूट्रिशन की जो आपूर्ति होती है जलधाराओं के कारण होती है। ये जलधाराएं क्या करती हैं? न्यूट्रिशन को लेके चली जाती हैं, ये जलधारा। अब एक चीज सोचो जरा, आपने ये देखा कि नदियों के मुहानों पर इनका विकास नहीं होगा। दूसरी चीज, हम जो प्रवाल चट्टानों की बात करते हैं, जो पोलिप नामक जीव है, हमेशा ये कितनी तरह की होती हैं? पोलिप नामक जीव की बात करें हम तो ये जो प्रवाल चट्टानें होती हैं, इनके प्रकार की बात करें, प्रवाल चट्टानों के प्रवाल की बात करें, पहला हमारा है तटीय प्रवाल भित्ति। इसे कहते हैं फ्रिंगिंग रीफ कहते हैं इसे। ये तटीय प्रवाल भित्ति की बात करें, ये बात हमेशा याद रखना कि जो तटीय प्रवाल भित्ति है, हमेशा ये जो बनती है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, तट के आसपास इसका निर्माण होता है। तट के आसपास इसका निर्माण होगा। इनकी जो चौड़ाई है 0.5 किलोमीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक होती है। 0.5 किलोमीटर से लेकर
2.5 किलोमीटर तक फ्रिंगिंग रीफ की चौड़ाई होती है हमेशा। ये बनती कैसे है? जैसे मैंने ये कहा, पूरी बात ध्यान देने इस बात को, ये समुद्र है, ये आपका तट है, ये पेड़ पौधे हैं। हमेशा ध्यान दें इस बात को, ये तट है। हमेशा जो कोरल रीफ है समुद्र के अंदर बनेगी। ये सी लेवल है, सी लेवल। इनका जो निर्माण होता है तट से शुरू होगा, पूरी बात ध्यान दो, और इस तरह होता है। या तो ये होगा, ये देखो आप, इसे कहते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। इसे तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। कई बार ऐसा होता क्या है, कई बार क्या होता है, ये तट से थोड़ा सा दूर बनती है। ये तो तटीय प्रवाल भित्ति। कई बार होता क्या है, बना लिया आपने, अब मैं एक दूसरी प्रवाल भित्ति बना रहा हूं। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। सी लेवल है, ये पेड़ पौधे हैं। कई बार क्या होता है, इसका शेप इस तरह होता है, ये जल छूट जाता है। ये तटीय प्रवाल भित्ति है। लेकिन ये जो भाग है ना, जो जल छूट गया, इसे कहते हैं बोट चैनल। हमेशा ये जो थोड़ा सा समुद्र का भाग छूट गया, इसे कहते हैं बोट चैनल। हमेशा ध्यान दें इस बात को, इन्हें बोट चैनल कहते हैं। तटीय प्रवाल हम भित्ति की बात करें। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मान लिया जाए ये कोई स्थलीय भाग है। पूरी बात ध्यान देना, ये पूरा समुद्र है और ये नदियां बह रही हैं, ये नदियां हैं, ये नदियां हैं। नदी मान लिया जाए ये तटीय प्रवाल भित्ति यहां से बननी शुरू हो गई, यहां ब्रेक हो जाएगी, यहां ब्रेक हो जाएगी। मान लिया जाए पूरी बात ध्यान दो इस बात को। होता क्या है, इसके ठीक पैरेलल बन रही है, पर नदी का मुहाना जहां आया वहां प्रवाल चट्टानों का विकास तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि नदी के मुहाने में अवसाद डिपॉजिट ज्यादा होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं जो जीव के मुंह में फंस जाते हैं और जीव की मृत्यु हो जाती है। तो कई बार क्या ये टूट जाता है यार, ये कंटिन्यूअस रूप में नहीं पाया जाता। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब सोचो जरा, दूसरा ये है अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ कहते हैं इसे। अवरोधक प्रवाल हम भित्ति की बात करें, बैरियर रीफ कहा जाता है इसे। अवरोधक इसे कहते हैं बैरियर रीफ। अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ कहा जाता है इसे। आप ध्यान से सुनो इस बात को। ये जो बैरियर रीफ होता है ना, हम बैरियर रीफ की बात करें इसे। बैरियर रीफ ये बनता कैसे है? ये तट के समानांतर बनता है।
तट के समानांतर बनता है तथा गहरे समुद्र में निर्माण होता है। हमेशा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमेशा ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व का सबसे लंबा भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। इसकी जो लंबाई है 1900 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है 16 किलोमीटर से लेकर 240 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। सॉरी चौड़ाई लगभग 16 किलोमीटर है। और समुद्र तट से जो दूरी है, दूरी जो है इसकी 16 किलोमीटर से लेकर 240 किलोमीटर तक इसकी जो दूरी है। जैसे मैंने क्या कहा, ऑस्ट्रेलिया सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यह ऑस्ट्रेलिया है आपका। यह आपकी मकर रेखा है, यह आपके ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है। पूर्वी भाग में, पश्चिम में बनती नहीं है क्योंकि पश्चिम में ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, और जहां जहां ठंडी जलधारा प्रवाहित होगी वहां इनका निर्माण नहीं होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। फिर एक प्रश्न आया, बैरियर रीफ के बाद एटॉल होता है। एटॉल ये घोड़े की नाल जैसा होता है और किसी द्वीप के चारों तरफ बनता है। आपने बना लिया होगा। देखो आप, हम एटॉल की बात करें। एटॉल एटॉल होता क्या है? यह घोड़े की नाल जैसा होता है और यह द्वीप के चारों तरफ इसका जो एग्जाम्पल है लक्षद्वीप, अच्छा उदाहरण है। एटॉल ये घोड़े की नाल जैसा होता है, यह द्वीप के चारों तरफ बनता है। लक्षद्वीप अच्छा उदाहरण है। अब हमेशा ध्यान दीजिए इस बात को। आखिर प्रवाल चट्टानों का विकास होता है, लेकिन अब इसमें विनाश हो रहा है प्रवाल चट्टानों का। तो प्रवाल चट्टानों का विनाश होता क्यों है? अच्छा, कई बार क्या होता है, पूरी बात ध्यान देना। ये एक समुद्र है, ये सी लेवल है, सी लेवल है। हमेशा ध्यान दो, कई बार क्या होता है कि इन प्रवाल चट्टानों का जो विकास होता है हमेशा, तो ये चैनल बन जाता है। हमेशा ध्यान, समुद्र के अंदर ही हो रहा है, लगातार इनका विकास समुद्र के अंदर हो रहा है, क्योंकि समुद्र की ओर ही खाद्य आपूर्ति होती है। समुद्र की ओर ही खाद्य आपूर्ति होती है, इसलिए इनका विकास कहां होता है? हमेशा ध्यान दो, समुद्र की ओर होता है। अब एक चीज, ये जो जल है ये चैनल होता है, और होता क्या है, ये लगातार खुला होता कई जगह से। हमेशा इसको, इनका जो शेप होता है वो शेप इस तरह होता है। घोड़े की
नल जैसा होता है, ये इनका सेफ होता है। यह कई बार मान लिया जाए बन गया, फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह समझो आप, ये कोई स्थलीय भाग है या द्वीप है, यहां बन गई। होता क्या है, ये पता ये चला कि इसका कुछ भाग क्या होता है समुद्र से मिला रहता है, ताकि इधर के उधर जल आता जाता रहे, चैनल। और ये लैगून झीलों का निर्माण होता है। ये जो बन गया चैनल, इसे ही कहते हैं लैगून झील। कई बार लैगून एक छोटा सा झील होता है। इस लैगून झीलों को केरल में कहते हैं कयाल, कयाल कहते हैं इसे, जिसके बाद चल के हम लोग आगे करेंगे। सिंपल चीज है, बस आप ध्यान से समझो इस बात को। ये बातें समझ में आ गई होगी, एटाल क्या होता है। अब हम बातें करें हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब कई बार प्रवाल चट्टानों का विनाश होता है, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं उसे। जैसे मान लिया जाए ये पोलिप नामक जीव है, पूरी बात ध्यान दो, ये समुद्र है आपका, ये पोलिप नामक कोई जीव है, पोलिप नामक जीव है। इसके ऊपर क्या होता है, एल्गी पाई जाती है। ये जीव क्या है, पोलिप जीव है। या ये जो पाई जाती है ये शैवाल है। इस शैवाल को कहते हैं जुक्सान थलाई। जुक्सान थलाई कहते हैं। इस शैवाल का काम क्या है, सूर्य के प्रकाश से भोजन का निर्माण करना तथा निर्मित भोजन को का बड़ा हिस्सा पोलिप जीव को दे देना। हमेशा ध्यान दो, ये एक पोलिप जीव है, इसके ऊपर एक एल्गी है शैवाल, इसका कलर ग्रीन होता है। इस शैवाल को कहा जाता है जुक्सान थलाई कहते हैं, जुक्सान थलाई। इसका काम क्या है, सूर्य के प्रकाश से भोजन का निर्माण करना तथा निर्मित भोजन का बड़ा हिस्सा पोलिप जीव को देना। इस जीव को होता क्या है, 60% भोजन शैवाल से प्राप्त होता है। अब सोचो जरा, ये शैवाल से प्राप्त होगा, ये एल्गी बहुत अच्छा है, ये भोजन का निर्माण करता है, इसको दे देता है। मान लिया जाए समुद्री जल के तापमान में वृद्धि से क्या होता है, वृद्धि से होता क्या है, शैवाल अलग हो जाता है, जिसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। इसको कोरल ब्लीचिंग, विरंजन, इसे कहते हैं कोरल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। इसके कारण प्रवाल की मौत हो जाती है। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। सूर्य के प्रकाश से भोजन का निर्माण करना तथा निर्मित भोजन का बड़ा हिस्सा पोलिप जीव को दे देना। ये जो पोलिप जीव है 60% भोजन शैवाल से प्राप्त हो जाता है इसको। इसका नाम है जुक्सान थलाई।
अब सोचो आप, समुद्री जल के जब तापमान में वृद्धि होती है तो यह शैवाल क्या होता है, अलग हो जाता है। अब जब शैवाल अलग हो गया तो क्या होगा, यह शैवाल के कारण यह जीव ग्रीन दिखता है, ग्रीन हरे रंग का। और जब अलग हो जाता है तो इसे कहते हैं कोरल ब्लीचिंग कहते हैं इसे। और जब इसे अलग हो गया तो सोचो 60% भोजन तो ये दे रहा था शैवाल, जो अलग हुआ इसको भोजन मिलना बंद हो जाएगा। इसके कारण प्रवाल की क्या हो जाएगी, मौत हो जाती है, कोरल ब्लीचिंग। इसका मतलब ये, अब समुद्र के जल के तापमान में जो वृद्धि होती है इसके कई कारण है। पहली चीज, औद्योगिक कचरा को समुद्र में फेंकना, गर्म जल को समुद्र में डालना, या बात करें समुद्री प्रदूषण, खनिज तेल का, समुद्र में प्रवाहित हो जाना, हमेशा ध्यान दो, ये जो तापमान में वृद्धि होती है उसके बहुत सारे कारण हैं। सोचो जरा, ये शैवाल इसको भोजन दे रहा है, जब ये अलग हो गया तो इसको भोजन मिलना बंद, और जब भोजन मिलना बंद हो जाएगा तो इसकी मौत हो जाएगी। ये आपकी प्रवाल चट्टान है। अब हम बात करें समुद्री संसाधन की यदि बात की जाए, हम लोग समुद्री मैरिन रिसोर्स की बात करें, हम लोग थोड़ा सा ध्यान दो तो मजा आएगा। समुद्री मैरिन रिसोर्स की हम बात करें, देखो होता क्या है। मैरिन रिसोर्स, समुद्री हम संसाधन की बात करें, मैरीन रिसोर्सेज की बात करें, इसके पहले एक बात याद रखो, आप थोड़ा सा ध्यान देना इस बात को। ये कोई स्थलीय भाग है, यह स्थलीय भाग है। स्थलीय भाग, ये जो कटा फटा भाग है इसको मिलाते चलो आप। आपने मिला दिया, इसे कहते हैं बेस लाइन। और यहां समुद्र का जल है, समुद्र का जल है। सोचो, यह समुद्र का जल है, इसे कहते हैं आंतरिक जल। इसे कहते हैं बेस लाइन, क्योंकि जो स्थलीय भाग है एकदम प्लेन नहीं होता। समुद्र में कुछ भाग अंदर प्रवेश किया रहता है, कुछ भाग बाहर होता है। तो ये जो प्रवेश किया इसे कहते हैं बेस लाइन। अब सोचो जरा, पूरी बात ध्यान देने इस बात को। बेस लाइन से क्या होता है, 12 किलोमीटर 12 नॉटिकल मील दूर जाओ, 12 नॉटिकल मील दूर जाओ, ये जो समुद्र है ना, और बेस लाइन से जाना है आपको, इसे कहते हैं क्षेत्रीय सागर। टेरिटोरियल सी कहते हैं, टेरिटोरियल सी कहते हैं इसे। इसे टेरिटोरियल सी कहते हैं। अब टेरिटोरियल सी में होता क्या है, हमेशा
उस देश की संप्रभुता। यहां देश की संप्रभुता काम करती है। इसका मतलब यह है कि ये जो बेल्ट है क्षेत्रीय सागर है, क्षेत्रीय सागर है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसमें जैसे भारत की बात करें, यहां भारत की संप्रभुता काम करेगी और दूसरा कोई देश भारत की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यहां देश की संप्रभुता काम करती है और देश की अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और देश अनुमति के बिना नहीं कर सकता है। यहां से 12 नाटिकल मील दूर जाओ, मील दूर जाओ, तो ये जो एरिया होता है ये भी आपका जल है, समुद्री क्षेत्र है। ये है, हम इसे जो कहते हैं, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो क्षेत्र है अविच्छिन्न क्षेत्र है। इस क्षेत्र में क्या होता है? राजस्व की बात करें, जो कस्टम ड्यूटी, हम राजस्व की बात करें, इस देश का नियंत्रण होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, देश का नियंत्रण होता है। अब हम बात करें, पूरी बात देखो आप। अब एक यहां से लेकर एक क्षेत्र होता है जिसको हम कहते हैं, ये जो समुद्री क्षेत्र है आपका, ये समुद्री क्षेत्र है। ये समुद्री क्षेत्र की जो दूरी होती है, ये बेस लाइन है। बेस लाइन से लेकर 200 नाटिकल मील तक होती है। हम नाटिकल मील की बात करें, ये बेस लाइन है, पूरी बात ध्यान देना। यहां से 200 नाटिकल मील तक इसकी दूरी, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं इसे, विशिष्ट आर्थिक जोन कहते हैं इसे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है इसे। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहते हैं इसे। ये जो जोन होता है, हमेशा ध्यान दो, इस जोन में क्या होता है? संसाधनों का सर्वेक्षण, दोहन करने का अधिकार देश का होता है। और दूसरा देश बिना अनुमति के संसाधनों का दोहन नहीं कर सकता है, किंतु जलयानों के आने जाने, हवाई जहाज के आने जाने तथा केवल बिछाने के अधिकार सभी को। थोड़ा सा ध्यान दे इस बात को।
पूरी बात ध्यान देना, ये बेस लाइन है। पूरी बात ध्यान दो इस बात को, इस मैप को देखो, यह स्थलीय भाग है। स्थल का जो भाग समुद्र में मिला उसको मिला दो, जब उसको मिला के रेखा खींचोगे तो बेस लाइन बनेगी। इसके अंदर का जो जल है उसको इंटरनल वाटर कहते हैं, आंतरिक जल। इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील 9 किलोमीटर, एक नॉटिकल मील में लगभग 1852 मीटर होता है। नॉटिकल मील जब जाओगे तो क्षेत्रीय सागर होगा, और इस पर देश की संप्रभुता काम करती है, और देश के अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, यदि यहां अमेरिका को एंट्री करना तो भारत से अनुमति लेगा, अन्यथा नहीं। यहां से क्या होगा, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये टेरिटोरियल सी है। यहां से जब जाओगे आगे तो 12 नॉटिकल मील की बात करोगे आप। इस एरिया को कहते हैं अविच्छिन्न क्षेत्र, कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं इसे। यहां राजस्व, सीमा शुल्क की बात करें, इमिग्रेशन की बात करें, अधिकार इस देश का है, इस देश का। मान लिया जाए ये भारत है तो अधिकार भारत का होगा। और बेस लाइन से लेकर यहां तक 200 नॉटिकल मील तक बात करें, बेस लाइन से लेकर 200 जो नॉटिकल मील है, इसे कहते हैं इकोनॉमिक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं इसे। इस जोन में क्या होता है, संसाधनों का सर्वेक्षण और दोहन करने का अधिकार भारत का होगा, क्योंकि भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यह। दूसरा देश भारत की अनुमति के बिना न तो संसाधनों का दोहन कर सकता है और न तो सर्वेक्षण कर सकता है। और संसाधनों के दोहन का मतलब क्या होता है, मछली भी पकड़ना, यह भी संसाधन है। तो आप मछली भी नहीं पकड़ सकते। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें हम लोग, मछली पकड़ना, पेट्रोल का दोहन करना, अनेक चीजें। लेकिन इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अच्छा एक और चीज ध्यान दो, पूरी बात ध्यान दो, इस बेल्ट में शिप को भी आना पड़ेगा तो सरकार की अनुमति लेनी होगी। और इसके ऊपर कुछ समुद्री हवाई जहाज भी एरोप्लेन में उड़ा नहीं भर सकता बिना सरकार की अनुमति के। पर इस बेल्ट में क्या होगा, शिप आ जा सकते हैं, हवाई जहाज में उड़ान भर सकते हैं, और समुद्र के नीचे केबल बिछाने का अधिकार प्रत्येक देश को है। वहां भारत सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बात याद रखना, केवल आर्थिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं दूसरे देश के लिए। पर यदि कोई ऐसा काम किया जाता है जिसे उस बेल्ट में पाए जाने वाले संसाधनों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिर करने की अनुमति होती है। ये देखो आप, ये एक समुद्र का क्षेत्र है। इसका मतलब है ये भारत 200 नॉटिकल मील समुद्र के अंदर संसाधनों का दोहन करता है या कर सकता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसमें पेट्रोल की खोज करना, जैसे मुंबई हाई की बात करें, जो मुंबई हाई है समुद्र से काफी, मुंबई से काफी दूर है, तट से काफी दूर है, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पड़ता है। अब भारत वहां से पेट्रोल निकालता है। सोचो आप, कई बार क्या होता है, देखो आप, कई बार होता क्या है कि दो देश यदि आस पास हैं और उनके बीच समुद्र की चौड़ाई कम है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर विवाद पैदा हो जाता है। हर कोई दावा करता है कि 200 नॉटिकल मील, फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए ये भारत है, ये पाकिस्तान है, इनकी भी दूरी कम है, तो दोनों दावा करेंगे कि यहां तक मेरी समुद्री सीमा है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। जब हम इसकी बात करते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जब बात की जाती है, बस अब एक प्रश्न,
जब समुद्री संसाधन की बात करते हैं, समुद्री संसाधन, बात करेंगे तो एक चीज ध्यान देना इस बात को, ये चीज है, ये आपका समुद्र है। यहां जो संसाधन पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, इसे कहते हैं प्लैंकटन। जू प्लैंकटन और डाइटम कहते हैं इसे। यह मछलियों का मुख्य खाद्य पदार्थ है। ये जो नीचे पाए जाते हैं तलहटी में, ये जो पाए जाते हैं, इसे कहते हैं बेंथोस। बेंथोस कहते हैं इसे, जैसे घोघा, स्पंज इत्यादि। यहां जो पाई जाती है ना, इसे नेक्टन कहते हैं। जैसे कोई मछली तैर रही है मान लो, इसे नेक्टन कहते हैं, तैरने वाली मछलियां। तो जो समुद्री संसाधन की बात करते हैं, सबसे ऊपर जो तल पर पाया जाता है उसे प्लैंकटन कहा जाता है। जैसे जू प्लैंकटन और डाइटम की बात करें, यह मछलियों का मुख्य खाद्य पदार्थ है। तलहटी में जो पाया जाता है उसे बेंथोस कहा जाता है, जो घोघा, स्पंज इत्यादि। और यहां जो बीच में तैरते हैं उसे नेक्टन कहा जाता है। नेक्टन, तैरने वाले जीव एवं मछलियां, ये नेक्टन है। बस क्लियर। लेकिन पूरे विश्व में मत्स्य संसाधन की बात करें हम लोग, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां सबसे ज्यादा मत्स्यन किया जाता है? कौन सा बेल्ट है जहां सबसे ज्यादा मत्स्यन किया जाता है? यदि समुद्री मत्स्यन क्षेत्र की बात करें हम लोग, समुद्री मत्स्यन फिशिंग एरिया की यदि बात की जाए, समुद्री हम मत्स्यन क्षेत्र की बात करें तो कहां पाया जाता है? मैं मैप बनाना चाहता हूं मैं आपसे। महत्वपूर्ण जो बेल्ट है, ये यूरोप है, यह अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये एशिया है। रफली बना लो आप, ये प्रशांत महासागर है। ये अटलांटिक महासागर है, ये यूरोप है। सबसे जो महत्वपूर्ण बेल्ट है यहां पर 1, 2, 3, 4, 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं मत्स्यन के। ये जो बेल्ट है इसका नाम है, ये देखो, पूर्वी और पश्चिमी, उत्तरी भाग है। उत्तरी पश्चिमी
प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, ये जो है उत्तरी पूर्वी प्रशांत हम क्षेत्र की बात करें। ये तीसरे देखो आप, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, ये जो बेल्ट है ना, ये पूरा बेल्ट देखो, ये पूरा का पूरा यहां जो बेल्ट है, ये पूरी मछलियां पकड़ी जाती हैं। ये पूरा का जो बेल्ट है, ये पूरी मछलियां पकड़ी जाती हैं। ये जो पूरा बेल्ट है, ये पूरी मछलियां पकड़ी जाती हैं। अर्थात पहली बात ध्यान दो, जो मत्स्य के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वो उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है ही नहीं। अब एक चीज बताना चाहता हूं मैं, ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, यहां मत्स्य बहुत ज्यादा होता है। क्यों? इधर की गर्म जलधारा, इधर से ठंडी जलधारा। जैसे मैंने ये कहा, ये जो बेल्ट है, पूरी बात ध्यान दो इस बात को, ये जो बेल्ट है, इधर से गर्म जलधारा प्रवाहित होती है, इधर से ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। ये ठंडी जलधारा, ये गर्म जलधारा। ये जो ठंडी जलधारा है, ये प्लैंकटन लाती है, प्लैंकटन। हमेशा जान दो, जहां जहां ठंडी जलधारा प्रवाहित होगी, तो देखो होता कैसे है। ये ठंडी जलधारा है, ये ध्रुवों से क्या होती है, प्लैंकटन को लाती है। प्लैंकटन ठंडे प्रदेशों में उसका विकास होता है। तो ठंडी जलधारा क्या होती है, प्लैंकटन को बहा के लेके आती है अपने साथ। और जब गर्म जलधारा से टकराती है ना, तो प्लैंकटन वहीं रुक जाता है। और प्लैंकटन मछलियों का मुख्य खाद्य पदार्थ है। मछलियां तेजी से आकर्षित होती हैं प्लैंकटन की ओर। इसलिए इस बेल्ट में बड़े पैमाने पर ये पूरा जापान से लेकर फिलीपींस द्वीप तक, जापान, ताइवान, चाइना, फिलीपींस की बात करें, हम वियतनाम की बात करें, ये सब के सब यहां बड़े पैमाने पर मत्स्यन करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं ये लोग। अब एक चीज सोचो, पूरी बात ध्यान देना। एक बड़ा सा रीजन ये प्रथम बेल्ट है, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। यहां मत्स्यन ज्यादा क्यों होता है? मैंने क्या कहा, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। ये ओयासियो, जिसको क्यूराइल भी कहते हैं, और ये ओयासियो है, सॉरी ट्यूरोसियो है। ट्यूरोसियो की गर्म जलधारा और ओयासियो की ठंडी जलधारा, दोनों का मिलन होगा जापान के हांसू द्वीप के पूर्वी तट पर। ये जो ठंडी जलधारा है, उधर से प्लैंकटन लाती है, प्लैंकटन, और प्लैंकटन मछलियों का मुख्य खाद्य पदार्थ है। अब सोचो आप, यहां तेजी से प्लैंकटन डेवलप होंगे, मछलियां आकर्षित होंगी। क्लियर? लेकिन इस बेल्ट में उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय बेल्ट में मत्स्य का विकास क्यों हुआ? रीजन ये, गर्म और ठंडी जलधारा आपस में टकराती है, पहली बात, प्लैंकटन का विकास होता है। दूसरा रीजन ये, यहां का तट बहुत कटा फटा है, तो प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास ज्यादा हुआ। और प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास जहां ज्यादा होगा, मत्स्य बहुत आसान हो जाएगा। तीसरी चीज देखो आप, यह होता क्या, यह जो जापान का तट है, ये तमाम चीजें, यहां रहने वाले लोग स्रोत के लिए समुद्र के ऊपर निर्भर है। ये मछलियां खाना ज्यादा पसंद करते हैं, यहां का कल्चर ही ऐसा है। और जहां कृषि योग्य जमीन की कमी होगी, वहां के लोग खाने के लिए किस पर निर्भर होंगे? समुद्र के ऊपर निर्भर होंगे। तो ये लोग बड़े पैमाने पर क्या होते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और मछलियों का सेवन करते हैं ये लोग।
ये देखो आप, अब जैसे मैंने ये कहा एशिया है, ये जो है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, यहां से जापान, चीन, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम जैसे देश मछलियां पकड़ते हैं। कुछ बातें लिखो, मैं बोल रहा हूं आपको। हमेशा यहां से जापान, चीन, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम जैसे देश मछलियां पकड़ते हैं। लिखो आप, लिखो। यहां मत्स्य ज्यादा होता है। यह मत्स्य ज्यादा होता क्योंकि नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 यहां गर्म और ठंडी जलधारा, गर्म और ठंडी जलधारा मिलती हैं। जिससे प्लैंकटन का विकास होता है। और प्लैंकटन मछलियों का मुख्य खाद्य पदार्थ है। मुख्य खाद्य पदार्थ है। नंबर 2, यहां अनेक देशों का तट, अनेक देशों का तट कटा फटा है। जिससे प्राकृतिक बंदरगाहों का जिससे प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास हुआ है। नंबर 3, जापान और कोरिया जैसे विकसित देश हैं, कोरिया जैसे विकसित देश है जिनके पास अच्छी तकनीक है। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान दो इस बात को। उसी तरह ये जो एरिया है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र,
ये कनाडा से लेकर कैलिफोर्निया तक यहां बड़े पैमाने में मत्स्यन होता है। लेकिन एक बात याद रखना, यहां पे इसकी अपेक्षा कम मत्स्यन होगा, क्योंकि यहां पे गर्म और ठंडी जलधार आपस में नहीं मिलती है। और यहां पे क्या होता है, गर्म और ठंडी जलधार दोनों मिलती है। इसलिए यहां मत्स्यन ज्यादा होगा, यहां मत्स्यन कम होगा, जिसकी चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे। थैंक यू।